इक्विटी शेयर्स, टाइप्स ऑफ, कितने बजे ऑडियो पे जाओ इनसे ले लेना, इनसे नोट कर लेना, है ना। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग वैसे तो दो तरीके के होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स और इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स, दो ही होते हैं। लेकिन एक हम और करेंगे साथ में, होते नहीं है, टाइप नहीं है ये, लेकिन करेंगे स्वेट इक्विटी शेयर, वो भी कर लेंगे। तो हम तीन बना रहे हैं, पर तीन होते नहीं है। इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, इक्विटी शेयर विद differential rights, and what इधर ऐसे स्टार बना लेना कि स्वेट इक्विटी शेयर बेसिकली इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट या इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स के ही क्लास को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये अलग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेंगे। जनरली अगर हम बात करें ना, जनरली आमतौर पे तो कंपनी जो शेयर इशू करती है वो कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स, इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स। इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स का मतलब है कि सर यहां पर सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास सेम राइट्स होते हैं। पर शेयर की बात कर रहा हूं। एक स्टूडेंट कहता है कि सर ऐसे कैसे सारे इक्विटी शेयर के पास सेम राइट्स होंगे, जिसके पास ज्यादा शेयर होगा उसका ज्यादा राइट होगा, जिसके पास कम शेयर होगा उसका कम राइट होगा। मैंने कहा हाँ ये बात तो तेरी ठीक है कि जिसके पास ज्यादा शेयर होंगे उसके पास वोटिंग राइट भी ज्यादा होगा, डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगा, है ना, कंपैरेटिवली दूसरे से। जिसके पास कम होंगे उसको डिविडेंड भी कम मिलेगा, उसका वोटिंग राइट भी कम होगा। ये बात तो तेरी ठीक है, लेकिन अगर मैं पर शेयर कंपेयर करूं तो सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, मतलब आप इक्विटी शेयर होल्डर्स की जगह आप बोलो कि हर इक्विटी शेयर कैरी, हाँ, ईच इक्विटी शेयर कैरी इक्वल राइट्स। देखो वैसे, अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं, इक्विटी शेयर में राइट्स क्या क्या होते हैं? वैसे तो बहुत सारे राइट्स, तो सब वोटिंग होते हैं, डिविडेंड होते हैं, राइट इशू मिलता है, बोनस इशू मिलता है ना। वैसे तो बहुत बड़े सारे राइट्स हैं, लेकिन हम जो भी राइट्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम मोटा मोटी दो राइट्स की बात कर रहे हैं, डिविडेंड एंड वोटिंग। डिविडेंड एंड वोटिंग के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो राइट तो बहुत सारे होते हैं। एक राइट ये भी तो है, राइट टू अटेंड मीटिंग, राइट टू रिसीव नोटिस, यस और नो, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ये भी तो राइट है। मैं उन राइट्स की बात नहीं कर रहा, देयर आर सो मेनी अदर राइट्स एज वेल। हम तो सिर्फ दो राइट्स की बात कर रहे हैं, एक वोटिंग राइट और एक डिविडेंड राइट। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि सर इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स का मतलब है कि ये वो इक्विटी शेयर है जिसमें हर इक्विटी शेयर पे एक जैसा राइट है, वोटिंग भी है, डिविडेंड भी है, ऐसा एक जैसा। लेकिन इक्विटी शेयर में डिफरेंशियल राइट, पहली बात सर ये जनरली इशू नहीं होता, ये एक्सेप्शनली इशू होते हैं, रेयरली इशू होते हैं, विद नॉट वेरी कॉमन, देयर अनकॉमन। इसमें क्या है कि सर ईच शेयर कैरी
डिफरेंट राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे समझाता हूं। हमने बोला वोटिंग और डिविडेंड है ना, वोटिंग एंड डिविडेंड। एक इक्विटी शेयर ऐसा है जिसमें दो डबल वोटिंग मिल रही है लेकिन डिविडेंड 0 है। एक इक्विटी शेयर ऐसा है जिसमें वोटिंग 0 है, डिविडेंड डबल मिल रहा है। अब मेरी बात समझ, हमने अलग अलग इक्विटी शेयर पे क्या कर दिया, अलग अलग राइट्स कर दिए। तो जिसको ज्यादा डिविडेंड चाहिए वो ये वाले ले ले, 0 राइट वाले, 0 वोटिंग राइट वाले। जिसको ज्यादा वोटिंग राइट चाहिए वो 0 डिविडेंड वाला ले ले, मर्जी आपकी है। तो इसको बोलते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल राइट्स। ये कंपनी चाहे तो इशू कर सकती है विद अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर, वो एक लंबी कहानी में भी करेंगे आगे। और फिर आते हैं स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी का, स्वेट का मतलब समझते हो ना? नहीं, खून नहीं, खून तो तुम जोड़ रही हो। स्वेट का मतलब तो खाली पसीना ही होता है। तो हमने बोला कि सर स्वेट इक्विटी का मतलब है कि सर आपने जो हमारे लिए पसीना बहाया, इसको लिटरली मत ले लेना। इसका क्या कह सकते हैं, रीजनेबल इंटरप्रिटेशन करना है। रीजनेबल बोले तो अकॉर्डिंग टू दी पर्पस, इंटेंट देखनी है हमने यहाँ पे। हम कहते हैं कि सर आप पसीना बहाने का मतलब है मेहनत करना है ना, आपने जो हमारे लिए मेहनत करी। तो सर पहली बात ये दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, ये शेयर किसको दिए जाते हैं, दे गिवन टू एम्प्लॉइज एज अ रिवॉर्ड, एज अ फॉर प्रोवाइडिंग आईपीआर। आईपीआर समझते हो ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो किसी एम्प्लॉई ने कंपनी को आईपीआर प्रोवाइड किया। देखो एक बात समझो, व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने माइंड से, इंटेलेक्ट से क्रिएट करी है, इसमें दिमाग लगाओ, है ना? कंपनी के पास दिमाग नहीं होता, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी के पास तो कोई दिमाग नहीं होता। मतलब एक एम्प्लॉई ने दिमाग लगाया, चाहता तो वो अपने नाम पे रजिस्टर करवा सकता था उस पेटेंट को, लेकिन उसने वो पेटेंट कंपनी के नाम रजिस्टर करवाया। अब कंपनी इस पेटेंट से, इस कॉपीराइट से, इस ट्रेडमार्क से, इस इंडस्ट्रियल डिजाइन से, इस ट्रेड सीक्रेट से, इस नो हाउ से लॉन्ग टर्म में खूब पैसे कमाएगी। आपको नहीं लगता कंपनी को इस बंदे को रिवॉर्ड करना चाहिए, यार तूने को कमाल कर दिया मान लो। अब तेरी दी हुई इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से हम लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट कमाएंगे, कोई और नहीं कमा सकता, हम कमाएंगे इससे बेनिफिट। तो हम इसके लिए तेरे को रिवॉर्ड करते हैं, हम तेरे को कुछ इक्विटी शेयर दे देते हैं, या तो डिस्काउंटेड रेट्स में मिल जाते हैं। ये वाले इक्विटी शेयर किस में मिल जाते हैं बेटा, या फिर मिल जाते हैं ऑन कंसीडरेशन अदर देन कैश। कैसे मिलते हैं, कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब, हाँ, आपने जो हमें आईपीआर दी है उसके बदले हम आपको इक्विटी शेयर देते हैं, तो ये कंसीडरेशन अदर देन कैश। लिखा हुआ है लॉ में, मैं अपनी मर्जी से थोड़ी बोलूंगा।
या तो आईपीआर हो या नो हाउ हो या कोई ट्रेड सीक्रेट हो या कोई ऐसी चीज उसने प्रोवाइड करी, तब एम्प्लॉई ने, डायरेक्टर ने और ऑफिसर ने, इन तीनों में से किसी ने भी प्रोवाइड करी तब। आगे बढ़े। फिर आते हैं प्रेफरेंस शेयर। कोई क्लास है क्या? तो बच्चा खड़ा होगा। एक है, पहला है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। फिर है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। फिर है कन्वर्टेबल एंड फिर है रिडीमेबल एंड irredeemable। और एक होता है बेटा फुल्ली कन्वर्टेबल इक्विपर। इक्विपर EQUIPPER इक्विपर। पहले हम बात करते हैं क्यूमुलेटिव अच्छा मैं क्यूमुलेटिव बता दूंगा तो नॉन क्यूमुलेटिव तो तुम समझ ही जाओगे। जो क्यूमुलेटिव, एक क्वेश्चन पूछो 9% प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसा लिखा हुआ 9%, आप इसको क्यूमुलेटिव मानोगे कि नॉन क्यूमुलेटिव? एग्री हो इसकी बात से? हाँ, इस लड़के की बात से एग्री हो कि सर अगर प्रेफरेंस शेयर लिखा हो खाली तो आप उसको क्यूमुलेटिव मानोगे कि नॉन क्यूमुलेटिव मानोगे? सर जी नॉन मानेंगे। अगर खाली प्रेफरेंस शेयर लिखा हो पार्टिसिपेटिंग मानोगे कि नॉन पार्टिसिपेटिंग? नॉन पार्टिसिपेटिंग मानेंगे। खाली प्रेफरेंस शेयर लिखा हो कन्वर्टेबल मानोगे नॉन कन्वर्टेबल मानोगे? नॉन कन्वर्टेबल मानेंगे। खाली प्रेफरेंस शेयर लिखा हो रिडीमेबल मानोगे इरिडीमेबल मानोगे? रिडीमेबल मानेंगे, इरिडीमेबल नहीं मानेंगे। ये समझ में आ रहा है ना सबको? बोलो ठीक है। आप समझना क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। क्यूमुलेट दरअसल क्यूमुलेट से बना एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट का मतलब होता है किसी चीज का जमा होना, इकट्ठा होना, है ना। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है एक ऐसे प्रेफरेंस शेयर जहां पर आपका जो डिविडेंड है अगर किसी साल पे ना हुआ तो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, माने आपको अगले साल पे करना पड़ेगा आउट ऑफ द प्रॉफिट्स।
तो those preference shares where dividend will accumulate if not paid in any way. और हमने कहा कि सर अगर 2 कंसेक्यूटिव ईयर एक्यूमुलेट रहा कंसेक्यूटिव समझते ना, लगातार 2 साल तक लगातार अगर आपका एक्यूमुलेट हो गया तो दे विल गेट वोटिंग राइट इन ऑल द मैटर्स वेयर इन इक्विटी शेयर हैव वोटिंग राइट्स, मतलब उन सभी मैटर्स में जिसमें इक्विटी के पास वोटिंग राइट है they will get voting rights in all the matters where equity share तो जहां पर इक्विटी शेयर के पास वोटिंग राइट है उन सभी मैटर्स में इनके पास भी वोटिंग राइट आ जाएगा। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, सर सारा तो हमसे ही पूछते हो, कुछ क्या बताते हो, हमसे ही पूछ के पढ़ा लेते हो। सवाल ये था कि ये क्या रेमेडी हुई कि अगर हमने आपको 2 साल तक डिविडेंड ना पे किया तो तुम्हें वोटिंग राइट देने कमरे में बंद करके वोटिंग राइट अगर उसको चाहिए होते तो इक्विटी शेयर खरीद लेता फॉर द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। नो, तो ये इतना ड्रामा करता ही क्यों? ये ड्रामा तो उसने किस लिए किया था कि उसको श्योरिटी चाहिए थी कि उसको डिविडेंड मिल जाए। तुम कह रहे हो डिविडेंड तो है नहीं, वोटिंग राइट ही ले लो, चलो वोटिंग राइट से मिल जाएगा तो उस केस में वो एक तो कंसर्न रेज कर सकते हैं कि अब डिविडेंड पे करना चाहिए। याद रखना यहाँ पे वोटिंग राइट देने का पर्पस वोटिंग राइट देना नहीं, यहाँ वोटिंग राइट देने का पर्पस है कि सर हम आपको वोटिंग राइट दे रहे। देखो डिविडेंड डिक्लेयर करने का राइट किसके पास है? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास, जिनके पास वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता, इसी क्योंकि वोटिंग राइट नहीं होता इसलिए दे कैन नॉट डिसाइड कि वेदर डिविडेंड इज टू बी पेड और नॉट। लेकिन अगर हमने कहा 2 साल तक अगर आपका डिविडेंड ना पे हुआ, अब आपके पास वोटिंग राइट आ गई, नाउ यू कैन टेक, यू कैन हैव अ से इन द कंपनी, आपकी भी कहीं सुनी जाएगी कंपनी का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हम इसको कहां लेकर जाना चाह रहे हैं? हम प्रेफरेंस शेयर्स को वोटिंग राइट देने का इंटेंट नहीं है मेरा कि मैं उसको वोटिंग राइट दे दूं, ये इंटेंट नहीं है। वोटिंग राइट के थ्रू वो क्या कर लेगा, क्या एनफोर्स करवा लेगा? अपना डिविडेंड एनफोर्स करवा लेगा, और द मोमेंट उसको उसका डिविडेंड मिल जाएगा ये वोटिंग राइट उससे चले जाएंगे। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? No, just because they will get a voting right in any case, this will not make them owner. They are owner because their given money is counted in capital. That is why we are calling them proxy को तो किसी भी केस में ओनर कंसीडर नहीं। हाँ, ऐसे तो फिर प्रॉक्सी के पास ही वोटिंग राइट आया, तो अगर वो एक नॉन ओनर है
एग्जाम्पल के तौर पे एक नॉन मेंबर को प्रॉक्सी बना दिया आपने, अब वो वोटिंग, उसके पास भी तो वोटिंग राइट आ गया ना, तो क्या वो भी ओनर बन गया? नहीं, सिर्फ वोटिंग राइट से ओनरशिप का लेना देना नहीं, खाली वोटिंग राइट। अच्छा, नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब अच्छा एक्यूमुलेट नहीं होगा, और आमतौर पर जो प्रेफरेंशियल होते हैं वो नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा, आप बात पार्टिसिपेट, ये थोड़ा सा अटपटा है, माने समझ तो आ जाएगा, हजम नहीं होती। बात ऐसी थी, समझ तो आई थी, हजम नहीं होती है ना। आपकी पड़ोसन आपसे बात नहीं करती थी, वो भी कोई आना नहीं, कोई जाना नहीं, कुछ नहीं, ऑल ऑफ द सडन एक दिन तुम उसके घर गए, उसने कहा अरे बेटा पहली बार आए हो, लो 500 रुपए पकड़ो। हजम नहीं हो रही बात। अरे इसने कैसी वजह से दे दिए भाई, ये तो आज तक कभी मुंह नहीं लगाया इसने, ये तो बोलती भी नहीं बिल्कुल किसी से, मेरे को 500 रुपए दे दी। आपको डाइजेस्ट नहीं होती बात है ना, ये बात समझ तो आ जाएगी पार्टिसिपेटिंग डाइजेस्ट में। बात क्या है, क्यों दे आधे घंटे से बाहर नहीं निकली थी, हमको हमें खुद नहीं मिल रहा है, उस तौलिया कहाँ है लोरी। बात ये है कि पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल्स वो प्रेफरेंशियल्स होते हैं जो अपना हिस्सा तो लेते हैं, फिर जब इक्विटी को मिलता तो उसमें भी लेते हैं। नहीं समझे? एक व्यक्ति है मिस्टर ए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। ठीक, हमने बोला कि सर इसको ये 9% प्रेफरेंस शेयर है इसके पास, मतलब अगर इसने 100 रुपए दे रखे हैं ना, तो इसको 9 रुपए का तो क्या मिल जाएगा स्ट्रेट अवे, इसको डिविडेंड मिल जाएगा, ये तो इसका हक है, ये तो उसका हिस्सा है। फिर बचा कुचा किसको मिलेगा? इक्विटी वालों को। हमने बचा कुचा देखकर इक्विटी वालों को बोला कि भाई देखो, आपको तो सिर्फ हम 8% ही दे पाएंगे। तो जब इक्विटी को 8% मिलेगा ना, तो ये मिस्टर यहां भी आ जाएगा, लो मेरा भी तो 8%, मतलब उधर अपना 9% भी लिया और नीचे इक्विटी का मैंने जो भी मिलेगा 8% तो इस केस में मिल रहा है, हो सकता 12%, हो सकता 16%, हो सकता 20%, व्हाटएवर जो भी इक्विटी को मिलेगा वो कहेगा मेरे को भी दो। ये तो जमीन नहीं ना बात, हाँ जमीन। ऐसे ही वाइंडिंग अप पे भी होगा, एक तो हुआ डिविडेंड के टाइम पे पार्टिसिपेटिंग, एक तो हुआ डिविडेंड के टाइम पे, है ना, दूसरा हुआ एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप में हम सारी पेमेंट करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की भी पेमेंट करने के बाद, सारी पेमेंट करने के बाद हम कहते हैं अब जो बच गया ये किसमें बटेगा, वहां भी हिस्सा लेंगे। माने पहले अपना जो दिया था वो तो वापस लेंगे ही लेंगे, फिर जो इक्विटी को मिलेगा उसमें भी लेंगे, इसमें भी दो। देर हो जाएगी, हम एक मिनट लग जाता है, कहते ब्रश नहीं है मेरे पास। बात समझ में आई कि नहीं? बोलो समझ तो, हाँ बोलो पूछो ना, क्या नहीं समझ में? वरना एक तो 2 घंटे बाहर आई, ऊपर खिसक भी नहीं रही हो। इस तरह की सिचुएशन कैसे हो सकती है? क्या नाम है ना पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, ये क्यों नहीं समझ में आ रही है, मैं समझ गया इसका रीजन क्या है कि सर दो पहली बार लगा रहा हूँ। देखो एक बात याद रखना, जो पहले ज्यादा लेता है ना दिन लगा यही डील हो गया, तो उससे ज्यादा लिया भी गया होता है। सोचो आप रेस्टोरेंट में गए, डोमिनोज, मैं भी डोमिनोज में गया, हाँ आपने भी वही सेम पिज्जा ऑर्डर किया, मैंने भी वही सेम पिज्जा ऑर्डर किया, लेकिन आपके पिज्जा में चीज ज्यादा था। मैं लड़ पड़ा जाके डोमिनोज वाली से, मैंने कहा यार ये क्या नॉनसेंस है, आपने उनको तो बहुत ज्यादा चीज डाल दिया। डोमिनोज वाली क्या बोलेगी, सर उन्होंने एक्स्ट्रा चीज के एक्स्ट्रा पे किए हैं जी, आपको कम चीज इसलिए डाला क्योंकि आपने। तो पहली बात, एक बात तो क्लियर है कि सर पार्टिसिपेटिंग वालों को अगर कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है तो उसके लिए उनसे कुछ एक्स्ट्रा लिया गया होगा, नंबर 1। दूसरी बात,
सर इक्विटी वालों को दिमाग प्रॉब्लम नहीं होगी, अंदर कंपनी मत करते अब। हमने तो बोला प्रेफरेंस शेयर जब हम इशू करते हैं तो किससे पूछते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर से पूछते हैं, रेजोल्यूशन ही वही पास करते हैं। तो हम जब रेजोल्यूशन पास करने गए थे हमने आपको बताया था कि सर डिविडेंड में उसको आप उसका तो हिस्सा मिलेगा, आप में भी वो लेगा, वाइंडिंग अप में उसका तो हिस्सा मिलेगा, आप में भी लेगा। तो जब आपने ही अप्रूव किया था कि हाँ ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, डज इट मेक सेंस और नो? यस इट इज मेकिंग एब्सोल्युटली अ सेंस कि आप अगर एक व्यक्ति को कुछ ज्यादा दे रहे हो तो उससे ज्यादा लिया भी होगा उसका पोर्शन के बाद। जो इक्विटी को मिलेगा तेरे को भी देंगे, खुश रहो है। ए भैया को बताओ नहीं होती रिकॉर्डर वाली बात, नहीं, रिकॉर्डर इक्विटी को जो मिलेगा तुझे भी मिलेगा। शेयर होल्डर्स को देगा, जितना भी प्रॉफिट बच गया वो सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितने शेयर होल्डर 5 अरे ऐसे ऐसे दरअसल दो रीजन हो सकते हैं, एक तो या तो उनसे कुछ एक्स्ट्रा लिया होगा, तो मेरे को जहां तक समझ में आई बात, मैंने आज तक देखे नहीं कभी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस, तो मैं अंदाजे से ही बता रहा हूँ आपको जो भी बता। एक तो ये रीजन आता है कि सर जरूर उनसे कुछ एक्स्ट्रा लिया ही होगा तभी उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है बेनिफिट, या कंपनी के प्रेफरेंस शेयर बिक नहीं रहे होंगे। ये इसलिए क्लास याद है आम वाला, वैसे तो मुंह नहीं लगाता किसी को, लेकिन जब बच्चे पूछे रह जाते हैं ना, वो कहते हैं 100 रुपए में सारे, आप कहते हो सारे, सोच ले फिर मुकरी हो मत इस बात से, हाँ सारे, अब उसको घर जाना है, अब वो वेट नहीं कर सकता कि इसमें अब मैं 10 रुपए बचा लूं, 15 रुपए बचा लूं, 20 रुपए, कहता है 100 रुपए में सारे ले लो भाई बहन जी। तो दो ही रीजन हो सकते हैं क्यों कंपनी ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल इशू करती है। नंबर 1, उसको ज्यादा कुछ चाहिए था इसलिए वो कर रही है। नंबर 2, लालच दे दिया लोगों को, सर वहां भी मिलेगा वहां भी मिलेगा, लालच तो दे रही है, लेकिन इक्विटी वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी तो श्योरिटी होती ही नहीं है। तो वो लालच में पड़ के आ तो गए, लेकिन जब आए तो हकीकत से उनका सामना हुआ तो पता लगा कि अच्छा इक्विटी वालों को तो ये कुछ देती है, ये तो बिल्कुल ही कंगले हैं, ये कंपनी तो बिल्कुल ही कंगली कंपनी है, तो इक्विटी वालों को कुछ देती नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी इक्विटी वालों को कुछ मिलेगा तो इनको भी देना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते, क्योंकि फिर ये पार्टिसिपेटिंग, फिर सोचना चाहिए था ना तब इशू मत करते पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। बहुत तेज आई है तो क्या करें, चलिए ब्रेड ला रहे हैं, देखो आ गई है, 2 मुर्गे थे, तीसरी मुर्गी आ गई है। मैं समझा नहीं आपको, ठीक है मैं इसकी बात नहीं, उसको नहीं खाया करो, उससे कट्टी हो गई तो सर एक्सेस अमाउंट जैसे अमाउंट अंजलि तो है, और बाकी अमाउंट उससे कट्टी हो गई क्या? 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, अब बोलो 10 लाख पे 10 लाख में से 6 लाख रुपए तो पहले प्रेफरेंस वालों को ही दे दिया, बचा 4 लाख। अब क्या बोल रहे हो? 4 लाख में उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि अगर 4 लाख से ऊपर अगर कोई प्रॉफिट होता है तब उसके बाद ये पार्टी 4 लाख से ऊपर कैसे होएगा? जब 10 लाख प्रॉफिट हुआ था 6 लाख उसको दे दिया, तो 4 लाख से ऊपर कैसे हो सकता है? किसी बातें कर रहे हो तुम? ये तो गणित है ना, ये तो मैथ्स है ना। जैसे सिचुएशन 360 का मतलब 4 लाख का हुआ 360 इक्विटी के लिए, और उन्होंने ये स्पेसिफाई कर दिया 360 इक्विटी के लिए, बाकी 360 के ऊपर जितना भी जाएगा वो पार्टिसिपेट। ऐसे नहीं होता, जो इक्विटी को मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में प्रेफरेंस को भी मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या हुआ कि अपना लेने के बाद हम में भी पार्टिसिपेट कर लेना, हमारे हिस्से में भी। हिस्से का मतलब फिर अच्छा, फिर तो तुम उसको ये बोल रहे हो कि हम ज्यादा ले लेंगे, और तुम यही बोल रहे हो ना, दिस इज व्हाट यू मीन टू से कि आप अपना हिस्सा तो आपको मिल जाएगा, फिर जब हमारा हिस्सा बटेगा ना तो तुझे कम मिलेगा, ये बोल रहे हो ना? नहीं, ये नहीं मतलब, ये नहीं हो सकता। पार्टिसिपेटिंग का मतलब जितना इक्विटी को दोगे उसी प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन सेम रहना चाहिए। बोलते हो यार, घर में बात नहीं करूंगी यार, मैं जा रहा हूँ घर में यार, हद है।
सवाल होते कि पहले जैसे 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो अगर कंपनी पहले से डिसाइड करती है तो शेयर होल्डर्स पहले से बताते हैं कि अगर हमारा 10 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होगा तो हम आपको पार्टिसिपेटिंग फुल देंगे, जैसे 15 लाख का प्रॉफिट होगा तो जैसे शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जो 5 लाख एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है एक्सेस अमाउंट वो फिर इक्विटी शेयर में पार्टिसिपेटिंग सबने इक्वल दे दिया है। अब तो मुझे एक बात बताओ, इक्विटी शेयर का तो कोई रेट होता ही नहीं, बचा हुआ सब इक्विटी का होता है। नहीं, इस बात से एग्री नहीं कर रही हो तो तुमने किस बेसिस पे 4 लाख रुपए दिए इक्विटी वालों को? ये किसने सेट करी है? ऐसे ही कुछ भी मतलब कहाँ पढ़ा है तुमने? ये तुम बोल, आप पार्टिसिपेटिंग की डेफिनेशन पढ़ो ना, कंपनी एक्ट खोलो, see the definition of what is the definition of preference share, participating preference shares. Participating preference shares की definition उन्होंने ये दे रखी है भैया, अपना हिस्सा लेने के बाद वो इक्विटी शेयर के अंदर भी पार्टिसिपेट करते हैं। वाइंडिंग अप के केस में क्या करोगी? प्रेफरेंस शेयर को उनका हिस्सा दे दिया, बाकी जो बचा वो सब इक्विटी का होता है। अब आप बोलोगे इक्विटी का देने के बाद जो बचेगा, इक्विटी का देने के बाद तो कुछ बचेगा ही नहीं समझिएगा। देने के बाद इससे ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो पार्टिसिपेट भी अपना पार्ट लेगा। ऐसा नहीं होगा, इसका यही मतलब है इक्विटी अगर आप प्रेफरेंस पार्टी सब में बटेगा, पार्टिसिपेटिंग को भी मिलेगा, इक्विटी वालों को भी मिलेगा। वो मना नहीं कर सकते क्योंकि कह के ये इशू किए थे शेयर कि तो अपना शेयर लेंगे और उसके बाद फिर इक्विटी में भी पार्टिसिपेट करेंगे। इक्विटी में भी पार्टिसिपेट करेंगे किस रेशियो में? उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में इक्विटी को मिलेगा उसी प्रोपोर्शन में इनको भी मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने ये डिसाइड किया हो, मान लो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, कंपनी कहती है इसमें से देखो जी 4 लाख तो हम प्रेफरेंस को देंगे, ठीक है, 3 लाख हम रिजर्वमेंट भी डालेंगे, बचा क्या? 3 लाख बचा। अब ये जो 3 लाख इक्विटी में बचेगा इसमें वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। उसकी तुम थ्रेशोल्ड नहीं बना सकते कि इक्विटी को देने के भी बाद जो बचेगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। इक्विटी को जो मिलेगा उसमें ये भी पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या होता है? अगर देने के बाद ही बचा हुआ देना था उनको, फिर ये पार्टिसिपेटिंग थोड़ी होती। पार्टिसिपेटिंग का तो मतलब है अपना लेने के बाद इक्विटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेम प्रोपोर्शन में, तो पार्टिसिपेटिंग मतलब। अच्छा फिर आ जाए, अच्छा क्या था पार्टिसिपेटिंग का मतलब? क्या लिखें? दोज शेयर्स which after having their share will also participate with equity share plus at the time of winding up यही सेम वाली बात है ना, सेम लिख लेना यहाँ पे। सेम का मतलब है कि सर अपना शेयर लेने के बाद फिर इक्विटी शेयर जो बच जाएगा इसमें फिर ये भी पार्टिसिपेट करेगा, तो इसको बोलते पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग का मतलब जिनको सिर्फ अपना अपना ही मिलता है, फिर बाद में पार्टिसिपेट। जनरली प्रेफरेंस शेयर कौन सा होता है? फिर आ गया कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बेसिकली वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जहां पर या तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम या एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एनी ऑफ द केस वो
और अच्छा, दिस यू हैव टू डिसाइड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। जब आप शेयर इशू करोगे तब डिसाइड करना है, ऐसे नहीं कि शेयर इशू कर दिए बाद में बोला जी ये तो कन्वर्टेबल है, ऐसे नहीं। बता के बताने आपको कि ये कन्वर्टेबल है कि पार्टिसिपेटिंग है कि क्या। ये तो इशू के टाइम पे डिसाइड करना है आपको। क्या मैं बीच में बोल सकता हूँ कि नहीं अच्छा सर ये तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कन्वर्टेबल का मतलब दोज प्रेफरेंस शेयर्स which दो केसेस हैं, at expiry of a fixed date या at maturity। ऑप्शन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी। तो हम यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चाहो तो कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। सर जब इक्विटी शेयर ही देने थे तो इक्विटी शेयर इशू करते, प्रेफरेंस इशू क्यों किए थे? नहीं, कन्वर्ट करने का पर्पस क्या है? आपने कभी देखा कोई व्यक्ति है ना बड़ा डर रहा है आपके साथ एसोसिएट होने में, आप कहते हैं चल तू पहले सेफ जोन में आ जा। प्रेफरेंस शेयर इज अ सेफ जोन, नो? यहाँ पे फिक्स रेट है, आपको क्या नाम है एक रिडम्पशन है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी, यू हैव अ वेरी सेफ जोन में। आप सेफ जोन में आते हो एंड यू फील वेरी कंफर्टेबल, है ना? वो बड़ा अच्छा लगता है। नाउ यू कैन गो इन ऑल्सो, है ना? आपने कभी स्विमिंग सीखी है कि नहीं? पहले हम ना बाहर तो ऐसे स्विमिंग पूल हमेशा ऐसे स्लैंट होता है, एक तरफ से शैलो एक तरफ से डीप। पहले जब हम सीखना शुरू करते हैं तो हम शैलो में होते हैं। वो कहते हैं आप कंफर्टेबल हो जाओ पहले यहाँ पे शैलो में ना, एक बार पानी से जरा दोस्ती कर लो, है ना? पैर लग रहे हो तो जब तक तुम्हारे पैर लग रहे हैं तो you're feeling safe, कंफर्ट जोन है का। बट वहीं पर फिर यू स्टार्ट to learn how to swim. Now you learn to swim, now you can go in deep. अब आप डीप में जा सकते हो। सेम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स का कि अभी आप हमारी कंपनी से सीधा इक्विटी के थ्रू मत आ जाओ, इक्विटी इज वेरी रिस्की, आप इतना रिस्क नहीं उठाना चाहते, अभी आप हमारी कंपनी से पहले थोड़े से इंट्रोड्यूस हो जाओ, प्रेफरेंस शेयर्स ले लो, चलो कोई बात। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं, वो भी ऑप्शन के साथ कि एट अ पर्टिकुलर टाइम, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम हम आपको ऑप्शन देंगे कि आपको इसको इक्विटी में कन्वर्ट करवाना है। अगर तो आपकी हमारी एसोसिएशन ठीक चली तो देन यू कैन टेक अ डिसीजन कि ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे को तो सही लगी कंपनी यार, टाइम पे डिविडेंड देती है, बढ़िया कंपनी है, चल यार मेरे को इक्विटी दे, मेरे कन्वर्ट कर दे, तू ऐसा कर मेरे प्रेफरेंस को इक्विटी में कन्वर्ट कर दे। अब हमने रिश्ता थोड़ा लंबा कर लिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इस कंपनी के साथ आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड, तो ठीक है, आप रिडीम करवा लो, पैसे ले लो अपने का, हमने कोई जबरदस्ती थोड़ी करी अपने का। तो यहां पर भी दो तरीके का ऑप्शन होते हैं, एक होते फुल्ली कन्वर्टेबल और एक होते पार्टली कन्वर्टेबल। फुल्ली कन्वर्टेबल का मतलब है आपके जितने भी प्रेफरेंस शेयर है सारे के सारे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। पार्टली कन्वर्टेबल का मतलब है सारे तो नहीं, लेकिन कुछ शेयर जो है वो उसमें। फिर एक होता है रिडीमेबल और एक होता है इरिडीमेबल। रिडीमेबल माने रिडीमेबल का मतलब है, अच्छा कई बच्चे ऐसा समझते हैं रिडीमेबल का मतलब जो रिडीम होंगे, इरिडीमेबल का मतलब जो रिडीम नहीं होंगे। अब आप एक बात समझो, घर से पूछो जो पूछो। इरिडीमेबल का मतलब अगर जो रिडीम ना हो, चलो ऐसा मतलब ले लिया, आप दोगे मेरे को पैसे, मैं वापस कभी नहीं करूंगा।
Would you like to give me money? I will not return you at back. और बता रहा हूँ पहले ही, लेते वक्त बता रहा हूँ कि वापस नहीं मिलेंगे, दे दे. Will you give that? कोई भी नहीं देगा ये पैसे. Irredeemable का मतलब ये नहीं कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे. Irredeemable का मतलब सिर्फ इतना होता है. Redeemable का मतलब where there is a fixed date of redemption. Irredeemable का मतलब where there is no fixed date of redemption. तो if there is fixed date of redemption, तो it is redeemable. Where there is fixed date of redemption. क्या टाइम हो गया? हाँ 24. ठीक है जी. अच्छा अब सुन लो. अच्छा, कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकती. मैं नहीं कह रहा, कंपनीज एक्ट कह रहा है देयर शुड बी अ फिक्स्ड डेट ऑफ रिडम्पशन. चलो, और लास्ट है फुल्ली कन्वर्टेबल इक्विपर. यदि क्यों नहीं आ रहा है इसका पेन? फुल्ली कन्वर्टेबल इक्विपर भी कन्वर्टेबल तो होता है, बट विद नो ऑप्शन. मतलब फुल्ली कन्वर्टेबल इक्विपर का मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो पक्का से कन्वर्ट होंगे ही होंगे, आपसे पूछेंगे नहीं हम. ये 4 साल तक तो प्रेफरेंस शेयर रहेंगे, 4 साल बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे. आपसे नहीं पूछा जाएगा ये कर दे. या तो पूछ, कन्वर्टेबल में तो पूछ रहे थे ना, वी हैव गिवन यू एन ऑप्शन कि आपको लेने हैं प्रेफरेंस शेयर. आपने कहा हाँ लेने, तो दिए इक्विटी शेयर. लेकिन यहाँ पे पूछेंगे नहीं. ये 4 साल तक 5 साल तक प्रेफरेंस शेयर है, 5 साल बाद ये इक्विटी हो जाएगा.